कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं गवर्नमेंट को और लोगों को? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे अभी भी फंसे हैं वहाँ खाद्य और खीर प्लीज़ उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेट करिए प्लीज़। पर्सनली बी ऑन द ग्राउंड, वी आर फेस मेनी थिंग्स एंड आई विश कि आप यहाँ बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर्स ना दें। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि यहाँ से 4 मिनिस्टर को भेजा है, ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हैं। कुछ नहीं कराने बिकॉज हमने अपने दम पे बॉर्डर क्रॉस किया है। कुछ हो जाता तो वहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं। एक्चुअली एक स्टूडेंट की डेथ हुई। नमस्कार दोस्तों, इस समय देश एक गंभीर संकट से गुजर रहा है, लेकिन हमारे प्रचार जीवी, चुनाव जीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोस के 4 देशों में भेज करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। स्थिति यह हो गई है कि 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन से यूक्रेन में तबाही बरप रही है। पहले कुछ क्षेत्रों में था, धीरे धीरे युद्ध तमाम क्षेत्रों में फैल गया है। हमारे बच्चे तमाम जगह फंसे हुए हैं। अभी भी हमारे बच्चे सिर्फ 7,000 बच्चे आ पाए हैं, जिनमें बहुत से बच्चे अपने बूते आए हैं। इनमें करीब करीब ये मान के चलिए कि 40% बच्चे अपने बूते आए हैं। और यह स्थिति है। जो अभी करनाल से आई सिमरन है, और सिमरन जो है लौट के आई है, और आने के बाद में वो बताती है कि किस तरह उन्होंने बीभत्स हालात का सामना किया, कैसे वो पहुंची, कैसे उन्होंने रास्ता बनाया, कैसे वो मतलब देख के, दर्द सुन के आप रो देंगे। स्टूडेंट्स आए हुए हैं बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। वहाँ पे होटल्स बुक करा रखे हैं, तो बच्चे वहाँ पे जो आ रहे हैं वो कॉन्टीन्यूसली आ ही जा रहे हैं। उनको भी नहीं पता था, क्योंकि एम्बेसीज़ बहुत ज़्यादा उनके पास नहीं है इतना सोर्स कि वो जान पाएँ। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 200 स्टूडेंट्स आएंगे, और कह रहे थे रात तक 1500 आने वाले हैं। ना खाने का हो पा रहा था, और बच्चे ऐसे उससे उठ के आ रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा डरे हुए थे, वो चिल्ला रहे हैं आपस में, एक दूसरे को मारने को भी तैयार हो रखे थे। तो ये था कि जितनी हेल्प कर सके उनकी, जो वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे। हमें बात करने का मौका मिला तो हमें पता चला वो भी स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प करी। और अभी भी हम उनसे टच में हैं। तो वहाँ पे अभी और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे होटल्स वगैरह अब नहीं मिल रहे हैं, अवेलेबल नहीं है। एक चीज समझना चाहूंगा कि कहाँ कम्युनिकेशन गैप हुआ भारतीय एम्बेसी और आप जैसे जो स्टूडेंट्स पढ़ने गए हैं उनके बीच, क्योंकि फोन कॉल उठाए नहीं जा रहे थे, बच्चे लगा कि एम्बेसी एक्चुअली सेटअप नहीं है अभी, क्योंकि वो लवीव में अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कीव तो नहीं हो पाएगा, तो कीव की एम्बेसी काम नहीं कर रही थी। यहाँ से बच्चे कॉन्टीन्यूसली जाए जा रहे हैं। तो हंगरी एम्बेसी में भी, क्योंकि हंगरी वगैरह में इतनी है नहीं उनकी मैन पावर, तो वहाँ पे एम्बेसी कीव की काम नहीं कर रही थी, इसलिए नहीं हो पा रहा था कि कितने बच्चे यहाँ से चल दिए हैं। बच्चे क्योंकि अपने मर्जी से ही 15 के ग्रुप में, 300 के ग्रुप में, 1000 के ग्रुप में खुद ही निकल, क्योंकि सबको जान बचानी थी। एक आखिरी सवाल, अपनी पढ़ाई को लेकर कितनी चिंतित हैं आप? आपका 4th ईयर है शायद, 4 साल आपको हो गए हैं अपनी। रुके सिर्फ इसलिए थे कि हमें निकाल ना दें, और अब हमारा पूरा का पूरा फ्यूचर ही स्टेक पे है, क्योंकि हम अपना 70% कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम लोग बस क्लूलेस हैं कि क्या होता है आगे। हमारी अभी बस गवर्नमेंट पे ही है कि क्या करते हैं वो। क्या अपील कर सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, हम सब नीट क्वालिफाई करके जाते हैं, और हम यहाँ पे आने के बाद भी एग्ज़ाम्स देते हैं। हम कितने केपेबल हैं हम उसको प्रूव करते हैं, तभी हमें यहाँ पे सीट्स मिलती हैं। तो हम लोग वहाँ पे बड़ी मेहनत से पढ़ रहे थे, तो यही है कि हम लोगों की हेल्प करी जाए, वहाँ पे सब ठीक हो जाए, पहले तो यही है। अगर जस्ट इन केस नहीं हो पाता तो यहाँ पे गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रहा है। सर, जैसा मैंने अपने फ्रेंड से भी सुना है और न्यूज़ में भी देखा, वो लोग इंडियन फ्लैग लगा के वहाँ से निकल रहे थे। इंडियन फ्लैग का सहारा लेके वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कौन निकल रहे? पाकिस्तानी लोग। पाकिस्तानी लोग भी इंडियन फ्लैग लेके जी निकलने जी की कोशिश कर रहे हैं।
तो आखिर आप यहाँ पहुँचे हैं, जी। कैसा लगा यहाँ? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है सर। 10 दिन से हम ट्रैवल ही कर रहे थे, तो बहुत स्ट्रगल किया, खाने पानी की शॉर्टेज थी, सब कुछ करके हम यहाँ पहुँचे सर। इंडियन गवर्नमेंट यदि पहले कह देती तो ये नौबत ना आती। जी उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, बहुत टाइम से एडवाइजरीज आ रही थी कि अगर आपको जाना है, सबसे पहले एडवाइजरी आई कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद एडवाइजरी आई कि आप अगर टेम्परेली छोड़ दीजिए यूक्रेन को, पर इतना टाइम नहीं था सबके पास भी कि एकदम ही छोड़ दें। अगर थोड़ा टाइम पहले बता दिया जाता तो होपफुली सब यहाँ पे होते और इतनी नौबत ना आती एयरलिफ्ट की। 5 चीज़ की पढ़ाई करते थे, हम यूक्रेन में MBBS की टर्नोपिल से TNMU यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में हूँ मैं। सेकेंड ईयर में। या तो अभी जब जंग शुरू हुई तो एक्चुअल हुआ क्या? तब आप वहाँ पे थे तो कैसे आपने खुद को बचाया रखा अब तक? मैं बचाने का तो नहीं बोलूँगी, पर हम निकले थे वहाँ से ये सोच के कि सिचुएशन ठीक होगी, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्म किया गया था कि पोलैंड बॉर्डर सेफ है हमारे इवैक्यूएशन के लिए। इवैक्यूएशन जैसे हम पोलैंड बॉर्डर पे वहाँ पे पहुँचते हैं, हमें पैदल चलने के लिए बोल दिया, और पैदल 1-2 किलोमीटर नहीं 45 किलोमीटर्स लाइक एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, पर हम लोगों ने चला वो जैसे तैसे। वहाँ जाके हमारे लिए बॉर्डर बंद कर दिया गया। हम लोग को 2 दिन वहाँ वेट कराया, मतलब उन्होंने आधे निकाल देते फिर वापस पीछे कर लेते हैं कि वापस जाओ, नहीं होगा अलाउ। यूक्रेनियन स्टूडेंट्स को पूरा फेवर किया गया। बॉर्डर क्रॉस करते करते आधे लोग तो बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि बस यहीं छोड़ दो, अब से जाया ही नहीं जाएगा। हमें यहाँ से निकलना, मतलब निकलने की उम्मीद ही नहीं थी। खाना खाया नहीं था 2 दिन से। उसके बाद हम वहाँ से निकले और पैदल चले। इमिग्रेशन ऑफिस में तो हद ही हो गई। हम लोग 1 दिन पूरा इमिग्रेशन ऑफिस में वेट किया है, तब जाके हमारा इमिग्रेशन पूरा, तब हम एम्बेसी के ऑफिस तक पहुँचे। तो वो बॉर्डर तक पहुँचने का सफ़र और फिर वहाँ से आपने कैसे क्रॉस किया, हुआ क्या? हम लोग का जो शैनी बॉर्डर है, जो फर्स्ट टाइम जो पोलैंड की बॉर्डर खुली थी, हम लोग उससे आए हैं। उस पर हम लोग को 20-30 किलोमीटर्स पहले छोड़ दिया था, क्योंकि कार्स को, बसेस को परमिट नहीं कर रहे थे। तो हम लोग 20-30 किलोमीटर्स चले वहाँ से, और ठंड बहुत थी, लाइक माइनस में था टेम्परेचर। फिर हम लोग वहाँ से बाय वॉक करे, और फिर हम लोग चेक पॉइंट पे पहुँचे। वहाँ पे हमें कम से कम 5 to 6 आवर मतलब खड़ा रहना पड़ा। और जो हमारे साथ में यूक्रेनियन लोग थे, उनको प्रिविलेजेस मिले और वो लोग चले गए आराम से, क्योंकि वो उनकी कंट्री के लोग थे। और इंडियन, नाइजीरियंस और जो भी कंट्री थे, उनको बहुत सफ़र करना पड़ा उस टाइम। और बहुत ठंड थी, बहुत बच्चों को फ्रॉस्ट बाइट हुआ पैरों में, पर कोई जाना नहीं चाहता था लौट के, क्योंकि इतना आगे आ चुके थे। फिर हम लोग चेक पॉइंट से निकले, फिर हम लोग आगे बॉर्डर लाइन में वापस खड़े हुए। वहाँ पे भी हमें 1 दिन वेट करना पड़ा पूरा। और फिर हम लोग वहाँ से चेक पॉइंट, बॉर्डर लाइन हमने क्रॉस की। उसके बाद हमें वीज़ा के लिए आया। सबसे गंदा वही था, क्योंकि हम लोग को वीज़ा बहुत मुश्किल से मिल रहा था। हम लोग को आगे जाके इतना धक्का मुक्की हुआ, बच्चों के हाथ टूटे, पैर टूटे। पोलैंड के वीज़ा? हाँ, पोलैंड की वीज़ा के लिए, बट यूक्रेनियन थे वहाँ पे। वहाँ के यूक्रेनियन फोर्सेस ने हमें सब, मतलब वो लोग कुछ हेल्प नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला तुम जो हो तुम्हारे खुद पे हो। तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, बच्चे एक दूसरे को मार रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी। पर फिर जैसे तैसे हम लोग धक्का मुक्की करके आगे निकले वहाँ से। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमारा वीज़ा हुआ। फिर हमें पोलैंड में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिली, जो हमें यूक्रेन में बिल्कुल नहीं मिली। और यूक्रेनियन बिल्कुल, हमें पता है वो लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका बैक साइड बहुत गंदा है। ये आर्मी ने जो जिस तरीके से हम लोग को ट्रीट किया, खासकर जो स्टूडेंट्स जिनको मारा, गर्ल्स को भी मारा, ऐसा है बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं अभी यही सब है। मेरे कुछ फ्रेंड्स खारकिव में फंसे हुए हैं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करी हूँ, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उनको वहाँ से निकालो, क्योंकि खारकिव की सिचुएशन डे बाय डे, लाइक आवर बाय आवर चेंज हो रही है। वहाँ पे स्टूडेंट्स को बंकर से भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालो। वो फर्स्ट ईयर फ्रेशी ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो उनका निकलना वहाँ से ज़रूरी है। उनको खाना भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे टाइम से। तो अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो किस साइड से आ रहे हैं, और खारकी से क्यों मुश्किल हो रहा है निकलना? खारकिव ये सारे स्टूडेंट्स सेफ साइड से निकल रहे हैं। टर्नोपिल से निकले हैं, जैसे लवीव से निकले हैं। पर खारकिव में बहुत, आप सोच भी नहीं सकते कितना वर्स्ट सिचुएशन है वहाँ पे। उन लोग को बंकर से निकलने के लिए मना किया है। जो एक बच्चा शूट हुआ है वो खारकिव में ही हुआ है। एक बच्ची ने बताया कि हमसे कहा गया यदि आपको प्लेन में चढ़ना है और करना है, जाना है भारत, तो आपको सफाई करनी होगी, टॉयलेट साफ करने होंगे। आप समझिए यह स्थिति है। तमाम सारी बच्चियां वहां तमाम तरह से गलत हरकतों का शिकार हो रही हैं। उसके अलावा तमाम सारे हमारे बच्चे बुरी स्थिति में, कहीं खाने की समस्या है, कहीं कोई समस्या है। हालांकि सभी यूक्रेन के नागरिकों का धन्यवाद करते हैं कि वहां के लोगों ने बड़ा सपोर्ट दिया है, बहुत प्यार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सभी की शिकायतें भारत सरकार से हैं, भारत सरकार की एम्बेसी से हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से रोमानिया में जब हमारे मंत्री
सिंधिया जो है कहते हैं कि मोदी की प्रशंसा में और गुणगान करवाने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह से करते हैं तो वहां रोमानिया के मेयर उनको डांट देते हैं, डपट देते हैं, यह कहते हुए कि झूठ मत बोलिए, यहां हम खिला रहे हैं, हम रख रहे हैं, हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं और आप गलत बात बता रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं गुरुद्वारों ने अपनी सिख धर्म को नमन करता हूं कि सिख धर्म के लोगों ने ऐसे वक्त में अपने गुरु नानक जी के संदेशों का पालन किया है। आपको यह बताऊं कि चंडीगढ़ की है मेरे पास लिस्ट है, जो चंडीगढ़ के बच्चे हैं उन सब के नाम नंबर समेत ये लिस्ट है। 103 बच्चे फंसे हुए, 103 में से 4 बच्चे आ चुके हैं, लेकिन स्थिति ये है बाकी कैसे होंगे, मतलब 99 बच्चे अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। इस हालत में हम आप जब देखते हैं, बहुत सारे हालात को देखते हैं, तो इतनी बदतर स्थिति है, 10 दिन हो चुके हैं और हमारे यहाँ के नेतागण और तमाम सारे लोग, तमाम सारे जो चाटुकार मीडिया है, वो क्या कहता है कि जब एडवाइजरी जारी हुई थी 15 दिन पहले तो क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं आ गए। शर्म नहीं आती है इन्हें कि आप जनता के लिए काम करते हैं, आप लोकतंत्र के पिलर हैं कि आप सरकार के तेलू हैं। और इस तेलू मीडिया से आप क्या उम्मीद करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो तेली की तरह से तेल निकाल ही लेते हैं आपका, और वो निकाल रहे हैं। वो अपने चुनाव में सब कुछ भूल गए हैं कि कोई एक देश भी होता है, वो भूल गए। और स्थिति यह है कि आपको पता होना चाहिए कि 15 फरवरी को जो एडवाइजरी जारी हुई उसमें यह नहीं कहा गया था कि आप वो होइए, यह कहा गया था कि आप जा सकते हो तो चले जाइए, मतलब स्ट्रिक्टली कोई चीज नहीं कही गई थी। और लोगों ने प्रयास किया, ऐसा नहीं, बच्चों ने प्रयास किया, कुछ बच्चे तो तुरंत ही आए थे, तो वो कोशिश कर रहे थे कि देखें क्या होता है। टिकट बहुत महंगी हो गई थी, एयर इंडिया की फ्लाइट्स की टिकट डबल ट्रिपल 4 गुनी हो गई, और स्थिति हो गई सब कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि 25,000 की टिकट 1 लाख रुपए की खरीद ले। और जब यह हालत हुई तो जाते कैसे, क्योंकि भारत सरकार तो तब कुछ मदद देने को तैयार नहीं था। 24 तारीख तक भारत सरकार ने कोई मदद नहीं दी है। 24 तारीख के बाद में भारत सरकार ने कहा है कि हाँ हम वापस बुलाने के लिए करेंगे, वो करेंगे, उसके पहले तो नहीं था। तो आप समझ सकते हैं, और तब भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, वास्तव में आना शुरू हुआ 26 तारीख के बाद। तो आप समझिए कि इस दशा में है, जब हमले शुरू हो गए तब भारत सरकार ने किया, जवान उठाइए और पटक दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ऐसे नहीं होता। एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, चीजें कह रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या उतनी फ्लाइट्स हैं, रेट्स हैं, दूसरी चीजें, इतने रईस घरों के बच्चे नहीं हैं। जिस तरह पंचकुला की एक बच्ची आई, आंचल शर्मा, उसने बताया अपना दर्द, उसने कैसे क्या हुआ। इसके अलावा तमाम सारे बच्चों के दर्द हैं, तमाम सारी चीजें हम देख रहे हैं। जिस हालत में जिस बीभत्स ढंग से हो रहा है उसको आप देखिए, उनकी जवानी समझिए, और क्या हो रहा है। आज सचमुच देश को शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री पर, जो प्रधानमंत्री अपने बच्चों के लिए तुरंत त्वरित कार्रवाई करने की बजाय चुनाव में व्यस्त है। यदि वो चाहते तो जो अभी एयरफोर्स के विमान लगाए गए, दूसरी चीजें लगाई गई, वो उसी समय लगा करके किया जा सकता था। इमीडिएट करते तो शायद अलग स्थिति होती, लेकिन वो नहीं किया। अभी भी इतनी ज्यादा मात्रा में फंसे हुए हैं। आंचल ने बताया कि उसके साथ के 73 बच्चे वहां फंसे हुए हैं। यूक्रेन में कहाँ थी आप और कैसे निकले वहाँ से? मैं कीव में थी, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी मिली कि आज ही आपको निकलना है, तो फिर हम ट्रेन्स की रेलवे स्टेशन गए, और फिर वहाँ से हमने ट्रेन्स पकड़ने की कोशिश करी, और 2-3 ट्रेन्स हमारी मिस हो गई, बिकॉज यूक्रेनियंस इतने ज़्यादा थे तो वो उनको प्रेफरेंस दे रहे थे, और इंडियंस और या फिर किसी और जैसे अफ्रीकन या और कोई उन्हें नहीं दे पा रहे थे। तो लेकिन फिर भी फाइनली 8-9 घंटे की स्ट्रगल के बाद एक हमें ट्रेन मिल गई। तो उस तरह फिर मैं कीव से लवीव एक सिटी है उस तक गई। तो आपको जानकारी मिल पा रही थी कि कैसे निकलना है यहाँ से, क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी?
वो जो भी इंस्ट्रक्शन थी सारी सोशल मीडिया पे थी, बच्चे जो जा चुके थे वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि आगे क्या करना है क्या, तो उनकी हेल्प से और जो भी फ्रेंड्स इधर उधर से गए थे सबसे बात करके कि कैसे कैसे जाना है, उसी हिसाब से हम आगे अपनी जर्नी प्लान कर रहे थे कि हमें एग्जैक्टली कौन से बॉर्डर से जाना है। तो फिर मैंने हंगरी से जाने का सोचा, जो कि मुझे सबसे सेफ़ ऑप्शन लगा। किस तरह का माहौल था वहाँ से, किस तरह से डर का माहौल था? घर में रोज़ बात हो जाती थी, किस तरह? वो तो बहुत ही टेरिफाइंग था, क्योंकि शुरू में हमें लग रहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, लेकिन जब एयर के जो स्ट्राइक सायरन्स होते थे वो बजने लग जाते थे तो हमें एकदम बंकर्स में भागना पड़ता था, और ऐसा लगता था कि वही हम खाने के लिए क्या लेके जाएं, क्या करें, खाना पानी का इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, कभी बाहर आ रहे हैं, फिर बॉम्बार्डिंग हमें सुनाई दे रही है। और एक रिसेंटली 4-5 दिन पहले एक ऑयल डिपो था, वो हमने एकदम सुना, रात को 10:30 बजे ब्लो अप हुआ, और जहाँ मेरा फ्लैट था उससे भी उसके जो वो पूरा आग है वो वहाँ से दिख रही थी। तो इन सब चीज़ों को लेके हम बहुत डर गए थे। वहाँ किस तरह से बिहेव था आपके साथ? जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट थी उसका कैसे बिहेव था, और इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह से मदद की आपकी? यूक्रेनियन गवर्नमेंट का तो मतलब बस यही, उनकी बस ये बात थी कि चलो रेलवे स्टेशन से टिकट्स वगैरह फ्री थी, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पे करना पड़ेगा, बिकॉज वैसे भी ओवर बुक हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि उन्होंने एटलीस्ट हमें एडवाइजरी प्रोवाइड करी, जो कि आई होप वो पहले कर देते तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन जब भी उन्होंने प्रोवाइड करी कि आपको निकलना ही है, तो हमने उसके बाद सोचा नहीं और हम एकदम निकल गए कीव से बॉर्डर की तरफ। तो और भी वहाँ बच्चे थे आपके साथ? तो बहुत ज़्यादा उनमें किस तरह बच्चे का माहौल थे। था? पहले दिन जब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंची हूँ, वहाँ से अब कीव में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वह ऐसा नहीं है, बच्चे हैं वहाँ पे जो सिटीजन्स रह रहे हैं, वो जो इंडियन सिटीजन्स ऑलरेडी रह रहे हैं, एम्बेसी क्या कोई भी हो, वो भी सारे ट्राई कर रहे थे कि हम जितना जल्दी हो सके निकलें, और इसमें कोई अप्रोच नहीं है कि हाँ आप आगे चले जाओ। और वही एम्बेसी वालों ने कहा था कि हम इमरजेंसी रेलवेज़ का इंतज़ाम है, बट हमें वहाँ कुछ ज़्यादा दिखा नहीं, तो हमारी सारी स्ट्रगल अपनी थी, हम अपने रिस्क पर जा रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था कि एकदम हमें ऐसी सिचुएशन, मतलब वॉर जोन से एकदम जाना पड़ रहा है। इंडियन एम्बेसी ने कितनी मदद की आप लोगों की? इंडियन एम्बेसी ने हमारी बस ये हेल्प करी है कि जैसे मैंने बोला भी, एडवाइजरीज उन्होंने अपने जो ऑफिशियल साइट है उस पर डाली है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, तो हम उसे फॉलो कर रहे थे। तो हमें जैसे ही वो मिल रही थी हम वो कर रहे, जैसे उन्होंने पहले कहा स्टार्टिंग के डेज़ में कि आप जहाँ वहाँ रहो या बंकर्स में जाओ जो सेफ़ प्लेस है, जब लेकिन डेफिनेटली उन्हें लगा कि अब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, तो फिर उन्होंने बोला कि कीव छोड़ दो, जितना हो सके वेस्टर्न पार्ट की तरफ जाने लगो, तो हम वही करा हमने। अभी वहाँ पे युद्ध चल रहा है, जब युद्ध ख़त्म हो जाता है इसके बाद अपनी जो पढ़ाई आप वहाँ कंटिन्यू करना चाहेंगे? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अब सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं कब तक ख़त्म होगा क्या है, क्योंकि मेरी जो डिग्री है वो सिर्फ 2 या 3 महीने की रह गई थी, और मैं जून जुलाई में वापस आने वाली थी। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा वो है कि ऐसे टाइम पर ये सब हो गया, तो देखते, लेकिन अगर ये सब सही होगा तो डिग्री तो ज़रूर मैं लेने जाऊँगी। अच्छा, आपने बताया वहाँ माहौल भी पूरा टेरिफाइंग था, मतलब पूरा ऐसा माहौल था, तो घर में बात हो जाती थी आपकी रोज़? और नहीं, मतलब मैंने घर वालों को यही कहा था, क्योंकि बार बार बात करके भी ऐसा लग रहा था कि उन्हें क्या ही कहो, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रही थी। तो वॉइस मैसेजेस पे बात होती थी या मैसेज पे, क्योंकि मैं भी इरिटेट हो गई थी सबको एक ही चीज़ समझाते हुए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अगर हम सायरन बज गए तो बंकर में जाना पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों में नींद पूरी नहीं हो पा रही है हमारी। हम जब बंकर्स में जा रहे हैं वहाँ नीचे ज़मीन पे सोना पड़ रहा है, चाहे गद्दे लगे, लेकिन फिर भी। तो ऐसी सिचुएशन सोचा नहीं था कभी फेस करने को मिलेगी, लेकिन वॉर की वजह से ऐसा हो गया। अभी और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं वहाँ जो फंसे हुए हैं, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशन के तहत उनको वापस मंगवा रही है, उनको, क्योंकि आप जो है इंडिया वापस पहुँच गए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी प्लीड करना चाहती हूँ कि वहाँ पे मेरे अभी बहुत फ्रेंड्स हैं, स्पेशली सुमी एक सिटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को पानी नहीं मिल पा रहा है, सप्लाई ख़त्म हो गई है फूड एंड ऑल की।
वो बर्फ़ को पिघला के पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। जो मेरे फ्रेंड से बात हुई है, तो आई होप वो जल्दी वापस आएँ और वो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि होपफुली हमारी गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि जितना जल्दी हो सके उन्हें भी उस सिचुएशन से बाहर लेके आएँ। इसी तरीके से दूसरे और बहुत से लोग बताते हैं। आप जिससे पूछे वो बता रहे हैं कि किस बीभत्स स्थिति में जी रहे हैं। उनको शौचालय जाने के लिए नहीं मिल रहा है, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। आप ये समझिए इतनी ठंड में और उसमें कड़कते में वो किस पोजीशन में है, और उनसे आप कहते हैं आप बॉर्डर आ जाइए। 1400 किलोमीटर दूर है लोग, 1500 किलोमीटर दूर है, और उस बॉर्डर पर जिन पे आप कह रहे हैं पहुंचिए, वहां पहुंचने के पहले रास्ते में गोलाबारी हो रही है, दूसरी चीजें हो रही हैं। कैसे पहुंचे? पहुंचने के लिए भी तो साधन चाहिए। क्यों नहीं आपने यूक्रेन सरकार से इतनी सामंजस्य बैठा के रखा कि आपको बच्चों को निकालने के लिए वो आपको एयर स्पेस दे देते? आपने तो अपने बच्चों को बचा लेते और उसके बाद आप कोई डिसीजन लेते, कोई बात करते। लेकिन आपकी प्रायोरिटी आपकी अपनी निजी राजनीति है, अपने फोटो जीबी है। जब बच्चे वहां से प्लेन से आते हैं, आपके मंत्री खड़े होकर के उनको कहते हैं आपका स्वागत है, आपका ये है। अरे वो स्वागत कराने नहीं आ रहे हैं, वो अपने घर आ रहे हैं, उन्हें जरूरत नहीं है आपके स्वागत की। आप सिर्फ हेल्प कीजिए, और वो हेल्प जिसका उन्हें कानूनी अधिकार है, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। आप एहसान नहीं कर रहे हैं, यह एहसान नहीं है, यह आपका फर्ज है। उनके टैक्स के पैसे से आप ऐश कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, आप फोटो सेशन करा रहे हैं और ऐश मार रहे हैं। तो जिनके पैसों से आप ऐश करते हैं, उनके बच्चों को बचाना आपकी जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी, और वो कीजिए। लेकिन आप करेंगे नहीं, मुझे पता है। जब तक चुनाव का आखिरी पल नहीं गुजर जाएगा, शर्म तो इस पे आनी चाहिए कि आपका अपना संसदीय क्षेत्र और आपके अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए आप 3-3, 4-4 दिन पड़े रहें। अरे अपने क्षेत्र में इसके पहले जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, कभी एक दिन से ज्यादा नहीं गए, और पूरे चुनाव में एक बार जाते थे, क्योंकि वो इतने बड़े स्टेट्समैन होते थे कि खुद जीत जाते थे और जितवा देते थे। लेकिन आपने असल में फोटो सेशन के अलावा, प्रचार के अलावा, दूसरी अपने फायदे के अलावा, अपने कारपोरेट के फायदे के अलावा और किया क्या है? आपने जहां किया है वहां धंधा किया है, वहां तेल निकालने का काम किया है, कभी जनता का, कभी किसी का। महंगाई चरम पर जा रही है, उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे उसे बचाया जाए, जनता क्या किया जाए, इस पर किसी पर सोचने के लिए आपके पास वक्त नहीं, क्योंकि आप तो चुनाव में व्यस्त। तो चलिए आप चुनाव लड़िए। देश तो भगवान भरोसे था, है और रहेगा। जो करना है उसे करना है। आपने तो कुछ नहीं किया, जो कहा वही नहीं किया। यही आपकी पहचान है कि आपकी कथनी और करनी दोगली। आप भी देखिए बच्चों के क्या दर्द है। Humanitarian corridor for 2 cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumy. Since morning, we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot, and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happens to us, to anyone, Mission Ganga will be a biggest failure. This is the last video from the Sumy State University students, and we are just risking our life, and we are just going to this border which Tunisia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us, and government, please let you guys know that we are just moving from our own. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਰਕਿਵ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਰਕਿਵ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਗਜ਼ਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਸ 2 ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ, ਤੇ ਪਰ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਆਪਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਬੰਕਰਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਕਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖਾਰਕਿਵ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਖਾਰਕਿਵ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਪਿਸੋਚਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਐम्बेसी ने ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ कि ਉੱਥੋਂ 15 किलोमीटर दूर तो जो पिसोचन जगह है वो यहाँ से हमारे वक्जाल मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर है। हम सब लोग चल के 15 किलोमीटर यहाँ तक आए हैं अंधेरे में। हमारी इतनी कोई हेल्प नहीं हो पाई क्योंकि हम सबको चलना पड़ा। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। 3 दिन हो गया ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ एटलीस्ट अहीं खारकिव तो बाहर जाइए। जब 15 किलोमीटर के रास्ते में भी बहुत ज़्यादा बॉम्ब शेलिंग हुई जिससे हमें खुद को इतना डर लग रहा था। पर इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील है कि प्लीज़ हमें जितनी जल्दी हो सके किसी सेफ जगह लिया जा सके। सेफ जोन नहीं है इत्थे भी ऑल टाइम बॉम्बारिंग की आवाज़ आती रहती है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੌਣ ਦੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 1000 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਰ 15 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਬਾਰਡਰਸ ਤੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਾਸਕੋ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਫੈਸਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, 2 ਦਿਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਸਟਫ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸੇਫ ਤਾਂ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ 10-20 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਬੰਕਰ 'ਚ ਲੁਕ ਰੱਖੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਲਈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਂਡ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਰਕਿਵ ਅਤੇ ਸੂਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਸਭ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, 4th ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। निकाले यहाँ से, नहीं तो हम लोग सब मारे जाएंगे, सब मर जाएंगे यहाँ पे। हमें ये भी डर है कि अगर रशिया के साथ नेगोशिएशंस बना ली तो यूक्रेनियंस हमें नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी कीजिए, हमें यहाँ से निकालिए। कीव और खार्किव के स्टूडेंट्स के जैसे हम नहीं चाहते कि हमारा सिचुएशन आए। इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एम्बेसी से हमारी ये गुहार है कि थोड़ा सा हमारी हेल्प करें।
यूनिवर्सिटी के पास में अटैक हुआ और बहुत बड़ा अटैक था ये, ठीक है, एयर स्ट्राइक्स वगैरह हुई है। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, 10 दिन हो गए हम वेट करते करते, प्लीज़ जल्दी करिए जो भी करना है आप लोगों को। हम लोग बहुत ज़्यादा ये है, नेटवर्क भी चला गया था नीचे में, हम लोग बहुत परेशान, बहुत हेल्पलेस हो गए हैं। हम लोग, लाइट भी चली गई है पूरे हॉस्टल की, पानी भी नहीं है बाथरूम में, बिल्कुल पानी भी नहीं आ रही है बाथरूम में, और हम खुद से जा भी नहीं सकते। हमें सब ने बोल रखा है, हमें यहाँ पे फालतू में फंसाया जा रहा है। हमें सब यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम लोग सुमी के बाहर मत जाओ क्योंकि वहाँ पे सेफ नहीं है, वहाँ पे जगह जगह माइंस है, ये है वो है, हमारे रेलवे ट्रैक बंद है, हमारा एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं है, तो हम कैसे जाइए। और अभी यहाँ से बच्चे निकले हुए थे जिनको गोली मार दी गई यहाँ पे। अब कौन मारा गोली हम लोग को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बच्चे गए थे, खुद से गए थे, उनको गोली मार दी गई रास्ते में। हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग सेफ नहीं, हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ करे, हम लोगों के लिए निकाले यहाँ से, नहीं तो हम लोग सब मारे जाएंगे, सब मर जाएंगे यहाँ पे। इतनी बड़ी बड़ी ब्लास्ट हो रही है, सब मरेंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज हेल्प करे, प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज रशिया के थ्रू हमारा कोई ना कोई करिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रशिया बॉर्डर क्लोज है हमारे। अगर हमें यही भी डर है कि अगर रशिया के साथ नेगोशिएशंस बना ली तो यूक्रेनियंस हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पहले भी ये चीज़ हो चुकी है 2014 में। तो प्लीज़ अगर कुछ कर सकते हो तो जल्दी करिए, क्योंकि हमारे पास जितना जल्द हो सके किया जाए, जितना जल्द हो सके हम लोग को रेस्क्यू किया जाए, नहीं तो हम लोग सब मारे जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सुमी यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं। ऑफ करके अपना रूटीन डेली जैसे होता है, लाइट्स ऑफ करके बैठकर हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन 15 मिनट्स पहले ज़ोर से आवाज़ आ रही है, 3-4 बार ज़ोर से आवाज़ें आई। विंडोज़ के थ्रू बाहर हमने देखा, लाइटिंग्स हो रही थी, पूरा आसमान में वाइट लाइट्स दिखने को मिल रही थी हमें। सारे स्टूडेंट्स डर के भागने लगे, रोने लगे। हम लोग शिवर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कहाँ जाए ऐसे करके, क्योंकि हम लोग रेडी नहीं थे तभी। हमेशा हमें सायरन बजता है तो हमें बोल दिया जाता है नीचे आ जाओ। इस बार ऐसे नहीं हुआ, इस बार ऑल ऑफ अ सडन नहीं गया कि हमको बंकर्स में जाना है। कितने लोग हाथ में शूज़ लेकर भागकर नीचे आए। इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, हमें नहीं पता हमको कितनी देर तक यहाँ पे रहना पड़ेगा। हमसे 2-3 किलोमीटर दूरी पर ही ब्लास्ट किया गया है एक फैक्ट्री को। तक चार्ज नहीं, और हमको पता नहीं है हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे हमारे पेरेंट्स के साथ। बंकर में बैठकर अभी मैं स्टिल एम्बेसी को कॉल करने का ट्राई कर रही हूँ, बट स्टिल वो लोग कॉल नहीं उठा रहे। आज सुबह से मैंने 15 कॉल कर दिए, उन्होंने एक कॉल रिसीव नहीं किया है गाइज। और हमको पता नहीं है हम कैसे अब रहेंगे, और ये कितने दिन तक ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी। हम अभी भी शिवर कर रहे हैं, जो हमने देखा है वो हम नहीं चाहते कोई और देखे। कितने बच्चे तो विंडोज़ में से देख के रोने लगे। लिटरली ये सच है। प्लीज़ इससे ज़्यादा और ख़राब दिन हमें नहीं देखने। प्लीज़ आप कुछ भी कीजिए, हमें यहाँ से निकालिए। कीव और खार्किव के स्टूडेंट्स के जैसे हम नहीं चाहते कि हमारा सिचुएशन आए। हम यूक्रेन के शहर सुमी में हैं, अभी तक स्टिल यहीं पे फंसे हुए हैं। अभी तक कोई अपडेट्स नहीं है यहाँ से जाने का। यहाँ पे हमें हर 45-50 मिनट्स में सायरन सुनाई दे रहे। हमको हर कभी भी बंकर्स में जाना पड़ता है और हमारी यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। और जैसे ही ये सायरन की आवाज़ वगैरह आती है तो पूरा अफरा तफरी का माहौल फैल जाता है। तो सब स्टूडेंट्स नीचे बंकर्स में जाते हैं। तो बंकर में कुछ फिक्स नहीं होता, किसी भी टाइम रहना पड़ सकता है। कभी कभार 1 घंटा 2 घंटा पूरी रात भी रहना पड़ सकता है। इस वॉर के चलते हमें और हमारे परिवार वालों को हमारी डिग्री की बहुत चिंता है। मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और कुछ 3 महीनों में हमें हमारी डिग्री मिलने को थी, बट इस वॉर के चलते अब हमें ये चिंता है कि हम ग्रेजुएट होंगे कि नहीं होंगे, या पता नहीं यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेगी। यहाँ पे जैसे कि 1 हफ्ता हो गया है वॉर को लेके, और अभी फूड सप्लाईज में बहुत कमी आ रही है। और स्पेशली यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है कि पहली प्रायोरिटी इनके लिए यूक्रेनियंस ही हैं। ये लोग यूक्रेनियंस को ज़्यादा फूड सप्लाई कर रहे हैं और फॉरेनर्स को इतना नहीं कर रहे हैं अभी। और जैसे कि ट्रेन वगैरह का सिस्टम भी हमने देखा है कि मैंने भी आज वीडियोस देखी है, खार्किव वगैरह में ट्रेन में भी बच्चों को एंट्री नहीं दे रहे, इंडियन स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दे रहे, पहले वो लोकल्स को दे रहे हैं। तो अभी ऐसे चलता रहा तो शायद हमें कुछ खाने के लिए भी ना मिले। घर वाले हमारे बहुत परेशान हैं ये बात को लेकर के। प्लीज़ ये चीज़ घर वाले की भी चिंता है हमारी। सो प्लीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोगों की अपील्स को सुने, हम लोग को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। आफ्टर दैट वी विल मूव फ्रॉम हियर। यहाँ पे वो बजता है सायरन, तो हमें अपने बंकर्स में जाना पड़ता है। और जब कुछ थोड़ा सेफ लगता है तो हमें रूम में भेज दिया जाता है कि अभी सेफ है बाहर, तो आप रूम में जा सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं। 2 दिन से तो काफ़ी हो रहा है यहाँ पे हमला। काफ़ी बच्चों ने आर्मी को लड़ते हुए भी देखा है रोड्स पे। गन शॉट्स फायरिंग हो रही है रोड्स पे, और कहीं जगह जल चुकी है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हम हैं सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी में, रशिया से कम 30 से 50 किलोमीटर दूर हमारा है सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी। हॉस्टल भी हमारे 50 किलोमीटर दूर ही पड़ता है। हम इस सुमी में कम से कम 1000 से 1200 स्टूडेंट हैं
और अभी बंकर में बैठे हुए हैं सब के सब, आप देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप बच्चों की क्या हालत है। और इंडियंस कम से कम 1000 से 12 हैं और 1200 हैं, और टोटल स्टूडेंट्स बंकर्स में अंदाजन 500 से 600 स्टूडेंट्स हैं। देख सकते हैं स्टूडेंट कैसे फंसे हुए हैं यहाँ बंकर्स में, सब सोए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे शेलिंग हो रही है, पिछले 72 घंटे में कम से कम 5 से 6 बार शेलिंग हो चुकी है, और आज के दिन में कम से कम 4 से 5 बार शेलिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और फायरिंग भी कंटिन्यूसली चल रही है, बाहर दहशत का माहौल है, बाहर जाने में भी बच्चों को डर लग रहा है। खाने की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा, ATM में कैश नहीं है, और बच्चों के पास कैश भी नहीं है खाने का सामान खरीदने के लिए, और ये है दिक्कत। और शेलिंग के कारण जो बिल्डिंग्स इतनी कांप रही हैं कि ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में गिर जाएगी, और बार बार हमको शेल्टर में जाना पड़ रहा है, कभी बाहर आना पड़ रहा है, बच्चे डर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एम्बेसी से हमारी यही गुहार है कि थोड़ा सा हमारी हेल्प करें, या सिक्योरिटी कुछ प्रोवाइड करें, या फिर हमारे जो एवेक्यूशन के लिए कुछ प्लान है वो हमारा कुछ करें, ताकि हम थोड़ी सी हमको मिले, राहत मिले कि कुछ तो रेस्पॉन्स दें एटलीस्ट। लोग सुमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, कहीं शूट हो जाए, कहीं कहीं अटैक हो जाए, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए। हमेशा हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितनी माइनस टेम्परेचर है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? इतनी सारी गर्ल्स हैं। ये सिर्फ हमारा 3rd हॉस्टल है। ये इतने जो गर्ल्स हैं, ये बॉयज है, सिर्फ 3rd हॉस्टल के हैं। बाकी 1st हॉस्टल है, वहां पे 200 बच्चे हैं। बाकी 2nd हॉस्टल है, वहां पे 200-250 बच्चे हैं। बाकी 6th हॉस्टल है, वहां पे 150-200 बच्चे हैं। टोटल हम लोग 800-900 इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग स्टार्टिंग से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे। Glad you're on this flight, so it's much more convenient for all of you. That's why I brought the place here.